हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है अपनी यूपी लेखपाल में मैथ की प्रैक्टिस सेट चल रही थी, तो उस प्रैक्टिस सेट को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट मैंने आपको 5 प्रोवाइड करा दिए। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारी कौन सी है? 6। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारी कौन सी? 6। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हर प्रैक्टिस सेट में हम आपके लिए डीआई के क्वेश्चन जरूर लाते हैं, क्योंकि आपको पता है डीआई के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत हम डीआई से ही कर लेते हैं। पहला हमारा कौन सा टॉपिक है, यानी कि पहला क्वेश्चन कौन सा है? तो आप कहेंगे डीआई का क्वेश्चन। तो चलिए बात करेंगे। हमारे पास एक ये सर्किल दे रखा है, इसमें कई सारी चीजें लिखी हैं, इसको आप आसानी से पढ़ पाएंगे और इसे इसका आंसर दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है कि कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा खर्च आपको बताना है। ये हमारे पास कंपनियां, एक कंपनी दी गई है। कंपनी कच्चा माल पर इतना खर्च करती है, बिजली पर इतना, ब्याज इतना देती है, परिवहन पर इतना खर्च करती है, किराए पर इतना देती है, वेतन पर इतना देती है। आपको बताना है सबसे ज्यादा खर्च कहाँ करती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर खर्च कहाँ होता है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा तो माल खरीदने में कंपनी करती है। 30% तो माल खरीदने में पैसा खर्च करती है। और दूसरा सबसे क्या होगा, जिसका परसेंटेज बड़ा होगा, तो आप कहेंगे परसेंटेज किसका बड़ा है? बिजली का। यानी कि दूसरे का आंसर क्या आएगा? तो आप कहेंगे बिजली आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बिजली आ जाएगा। तो दूसरे का आंसर क्या होगा? बिजली हो जाएगा। आप कहेंगे इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है? बिल्कुल, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कच्चे माल व परिवहन पर किए जाने वाले कंपनी के व्यय। कच्चा माल आपको देखना है और परिवहन देखना है। कच्चा माल हमारे पास 30% है, परिवहन 15% है। तो आप कहेंगे 30 15 45% हो जाएगा। कितना? 45%। यानी इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो 45% किए जाने वाले कंपनी के व्यय का वेतन से बताइए। वेतन से बताइए, तो इसका वेतन जो दे रखा है उससे आपको बताना है। तो बताइए वेतन कितना दे रखा है? 15% दे रखा है। कहा गया कि परिवहन और माल को जोड़ करके किसके साथ बताना है? वेतन के साथ। वेतन का कितना है? तो आप कहेंगे 15% है। इसका रेशियो बताना है परसेंटेज से, आप परसेंटेज काटेंगे। 15 एकम 15, 15 45। तो आपका आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3:1 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन हम और पूछते हैं, आपको बताना है कि बताइए कच्चे माल का सेक्टर क्या होगा। जो कच्चा माल है, इस कच्चा माल का आपको बताना है सेक्टर, यानी कि कोण आपको बताना है। तो कोण के लिए मैंने आपको क्या बताया था? कोण किसका निकालना है? 30 का निकालना है। और इसके बाद में कोण निकालते किसका है? हमेशा हम निकालते हैं 360 का। और बटे आप क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 100। 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे, 3 छक 18, 3 त्रिक 9, 1 10। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर हो जाएगा 108 डिग्री। क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आसानी से आप क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है? अगला प्रश्न आपका दे रखा है, लिखा है 5/11, 11/5, लिखा है 5/6, 11/12, ठीक है, और 8/9, 8/9 पहला ऑप्शन। दूसरा है 8/9, 5/6, 8/9, 5/6 और 11/12, 11/12। तीसरा हमारे पास ऑप्शन दे रखा है 5/6, 8/9, 5/6, 8/9 और इसके बाद में 11/12 और इसके बाद में लास्ट में 11/12, 8/9 और 5/6। आपसे इसमें पूछा गया है कि बताइए आरोही क्रम में बताइए कौन सा सही है। आरोही क्रम में कौन सा सही है? आरोही क्रम यानी कि आपको बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा राइट है। ठीक है, बताइए ये 4 जो ऑप्शन आपके दिए गए, ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो असेंडिंग ऑर्डर में लगा होगा। जो किस में लगा होगा? तो आप कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लगा होगा, यानी कि आरोही क्रम में लगा होगा। कौन सा वो ऑप्शन है जो आरोही क्रम में लगा है, ये चीज आपको बतानी है। ठीक है, इस चीज को आपको क्या करना है? बताना है। तो देखिए
आरोही क्रम के लिए आप क्या करें, इसके दो तरीके होते हैं, आप भाग देकर भी निकाल सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, भाग देकर भी निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना होता है। कभी कभी क्या होता है, हमें भाग देने की जरूरत नहीं होती। आपको एक पॉइंट याद रखना है, जब इनके बीच का अंतर सेम हो, जब इनके बीच का अंतर सेम हो, बताइए क्या सब में सेम आ रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल। 5 6 11 12 8 9, 5 6 8 9 11 12, अंतर सब में एक है। जब अंतर सब इनमें एक होता है, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझेंगे, जैसे मैंने कहा 2/3, फिर मैंने कहा 4/5, इसे आप सोल्व कीजिए। आप कहेंगे यहाँ पर पॉइंट लगा के आप 0 लगा दीजिए, 3 छक्का 18 हो जाएगा। पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 लगा देंगे, 5 40 हो जाएगा। तो आपको क्या दिखा? आपको ये दिखा कि जब अंतर सेम होता है, जब अंतर सेम होता है, जब क्या होता है, अंतर सेम होता है, तो आप क्या बोलेंगे, अंतर सेम होने पर छोटी संख्या, जिसकी हर की संख्या छोटी होगी वो संख्या छोटी कहलाएगी, और जिसकी हर की संख्या बड़ी होगी तो बड़ी कहलाएगी। बताइए 6 और 8 में क्या बड़ा है? तो आप कहेंगे 8 बड़ा है, यानी कि 5 नीचे बड़ा है इसलिए 8 बड़ा है, 3 छोटा है इसलिए यहाँ पर 6 छोटा है। अंतर सेम होने पर जो सबसे बड़ी संख्या, हर की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो सबसे बड़ी कहलाएगी, छोटी होगी तो छोटी कहलाएगी। तो आप कहेंगे बताइए ये संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे सबका अंतर सेम है ना, तो ये सही है। इसका मतलब इसके बाद में 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 9। क्यों? क्योंकि जो सबसे छोटी संख्या छोटी कहलाएगी, बड़ी होगी तो बड़ी कहलाएगी। ये तो छोटी हो गई, ये बड़ी आ गई, इससे ये छोटी आ गई, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। पहला क्या हो गया? गलत हो गया। ऐसे बात यहाँ पर करेंगे तो 8/9, ठीक है, तो 8/9 को पहले नहीं आना चाहिए, पहले किससे आना चाहिए? 5/6, क्योंकि 6 की संख्या सबसे छोटी है, सबसे छोटी है। तो बताइए 6 के बाद में 9, 9 के बाद में 12, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जब अंतर सेम होता है तो नीचे की संख्या देखेंगे, 6 9 12, 6 9 12, यही तो हमारा आरोही क्रम में है। 12 9 6 हमारा आरोही क्रम में नहीं होता है। बस आपका आंसर हो गया। तो आप इस हिसाब से करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही शीघ्र आप ला सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दे रखा है 10 11 12 9 8, 10 11 12 9 8 का मानक विचलन बताना है। का मानक विचलन, मानक विचलन को पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप अच्छे से जानते होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने इससे संबंधित हर प्रैक्टिस सेट में 1 या 2 क्वेश्चन लाने का प्रयास किया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आप गलती करेंगे, तो उस गलती से बचाने के लिए हर एक सेट में क्वेश्चन को रखा जाता है। तो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन के पास पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले माध्य निकालना पड़ता है, विचरण निकालना पड़ता है, इसके बाद आप क्या निकालते हैं? मानक विचलन। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? सबसे पहले आप निकालेंगे माध्य। माध्य क्या होता है जी? माध्य में क्या होता है? सबको जोड़ते हैं, संख्याओं का भाग देते हैं। आप कहेंगे 8 9 17, 17 2 19, 19 और 10 29, 29 1 30, 30 10 40, 40 10 50। आप कहेंगे 50 आ जाएगा। संख्याएं 1 2 3 4 5, आप 5 का भाग देंगे तो आपका माध्य कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि आप विचरण कैसे निकालेंगे, आप वेरिएंस कैसे, विचरण को क्या बोलते हैं? वेरिएंस। माध्य को क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। तो इन दोनों का अंतर करके स्क्वायर करना है। बताइए 10 10 में अंतर क्या होगा? 0, 0 के स्क्वायर 0 बना रहेगा, नहीं लिखेंगे। 10 11 में 1 का अंतर, 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस का। 10 12 में 2 का अंतर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस का। 9 और 10 में 1 का 1 लिखेंगे प्लस का। 10 2 में 10 8 में 2 का अंतर, 2 दूनी 4, और भाग किससे देना है? फिर से 5 से देना है। 4 4 8 2 10, तो आप कहेंगे 10 बटे कितना? 5, फिर से काटेंगे कितना आ जाएगा? 2। तो विचलन आपका 2 आ गया। अब आपको निकालना है मानक विचलन। मानक विचलन क्या होता है? तो आप कहेंगे मानक विचलन बराबर होता है रूढ़ विचरण। क्या होता है? रूढ़ विचरण। विचरण को क्या बोलते हैं? याद रखेंगे वेरिएंस बोलते हैं। तो बताइए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर लिखेंगे √2, और यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। कोई संख्या बाहर निकलती है तो निकालते हैं। अब यहाँ पर 2 तो बाहर निकलने वाला नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा √2। क्या हो जाएगा? √2 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। चलिए बात कर लेते हैं। लिखा है एक डाटा सेट का प्रसरण, एक डाटा सेट का प्रसरण 196 है,
तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है मानक विचलन बताना है, मानक विचलन बताना है। आप कहेंगे क्वेश्चन तो हमारे पास यहाँ पर भी मानक विचलन पूछा गया, इसके पहले वाले मानक विचलन पूछा गया, जी बिल्कुल, लेकिन वो क्वेश्चन दूसरा था, ये क्वेश्चन दूसरा। इसमें आपको कैसे करना है, मैंने आपको बताया प्रसरण को आप क्या बोलते हैं, प्रसरण को ही तो विचरण कहा जाता है, प्रसरण को ही तो क्या बोला जाता है, इसका नया नाम, दूसरा नाम क्या है, आप कहेंगे विचरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है, रूट वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर वेरिएंस आपका दे रखा है कितना, 196, और 196 किसका होता है, आप कहेंगे 14 का, और आपका 14 ही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 96 और 14 क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये चैप्टर हमारा किस पर डिपेंड करता है, आप अच्छे से जानते हैं, आपको फार्मूले याद होने चाहिए। यदि आपको फार्मूले नहीं याद है तो बच्चों ये क्वेश्चन आपसे भारी हो जाएंगे, आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 0.065, ठीक है, 654, ये हमारे पास लिखा है, को आपको सोल्व करना है, को हल करना है, हल करना है। मैंने जब नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया था, नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था इस बार को कैसे हटाते कैसे लगाते, बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। चलिए बताएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने नीचे 9 आते हैं, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं होता उतने 0 आते हैं, लेकिन 0 दशमलव के बाद की संख्याओं पर ऐसा होता है। यानी कि आप बताइए 0 का कोई मतलब तो होता नहीं है, तो आप कहेंगे 0 तो देखने के लिए केवल बैठा है, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे हमारे पास संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 654 है, 654 लिख दिया। तो जितने पर बार लगा है उससे तो भी मतलब है नहीं, और जिस पर बार नहीं लगा है उस संख्या को आपको माइनस करना होता है। क्या करना होता है, माइनस। फिर से एक बात समझेंगे, दशमलव के बाद में जितनी संख्याएं होती है सभी संख्याओं को लिख देना होता है, 0 को यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने हटा दिया। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उससे मतलब नहीं, जिसमें बार नहीं लगा होता है उसको माइनस कर देते हैं, बटे जितनी संख्याओं के ऊपर बार उतने 9 लिखते हैं, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा होता है पॉइंट के बाद उतने 0। 1 2 पर बार नहीं लगा तो आप कहेंगे 2 0 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 2 हमारे क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 2 इसमें 0 आ जाएंगे। इसके बाद आप सोल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, 654 में आप 6 घटा देंगे, 654 में जब आप 6 घटा देंगे तो 6 में आप 14 में 6 घटा देंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 4 हमारे पास, यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर हमारे पास 6 बचने वाला है। क्या बचने वाला है, तो आप कहेंगे 6 बचने वाला है। नीचे आप क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 900, 9900 आप लिख देंगे। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर आपका कितना आ जाएगा, आप इसे सोल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसे आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 18/275, 18/275। ये सोल्व करने के लिए हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, केवल ऊपर नीचे आपको काटना है, और आसानी से आप काट सकते हैं क्योंकि बच्चों वाले क्वेश्चन है, काटना तो आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इतना आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारे पास बच्चों क्या दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है कि एक सम्मक श्रेणी का बहुलक, एक सम्मक श्रेणी का बहुलक, सम्मक श्रेणी का बहुलक, श्रेणी का, एक सम्मक श्रेणी का क्या दे रखा है, बहुलक दे रखा है। बहुलक कितना दे रखा है, 20, तथा बहुलक हमारे पास 20 है, तथा माध्यिका 23 है, तथा माध्यिका कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे माध्यिका 23 है। तो समांतर माध्य बताइए, तो आपको बताना है समांतर माध्य, आपको बताना है, क्या बताना है, तो आपको समांतर माध्य बताना है। बच्चों आपको मैंने बताया था बहुलक माध्यिका माध्य संबंधित एक हमारा फार्मूला बनता है, वो चीज आपको याद रखनी चाहिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य, माइनस का 2 क्या होता है, माध्य होता है। बच्चों बहुलक को मोड बोलते हैं, माध्यिका को मीडियन बोलते हैं, और माध्य को क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। ठीक है, बहुलक आपको दे रखा है कितना, 20, आप यहाँ पर लिखेंगे 20 बराबर 3 इंटू माध्यिका की बात करें, माध्यिका आपकी दे रखी है 23, माइनस बात करेंगे 2, और माध्य आपको क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, निकालना है। 23 त्रिका आप कहेंगे 69 होता है, 3 त्रिका 9 3 6 69 होता है, 69 को आप इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 माइनस का 69 बराबर माइनस का 2 माध्य।
यही तो हो जाएगा। बताइए 9 में 0 घटा देंगे 9 बचेगा, 6 में 4 घटा देंगे 2, तो आप कहेंगे माइनस का 49 बचेगा और बराबर माइनस का 2 माध्य बचेगा। माइनस से आप माइनस काट देंगे, 2 से आप इसमें भाग देंगे तो आपका माध्य कितना निकलेगा, आपका माध्य निकल आएगा बच्चों 2 का भाग देंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। बताइए 49 का आधा क्या होता है, आप कहेंगे 24.5 होता है, तो 24.5 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। कभी कभी तो इस सूत्र को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपसे रिलेशन पूछ लिया जाता है तो आपको रिलेशन याद रखना है। ठीक है, आपको रिलेशन इनसे संबंधित आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, दो संख्याएं 3, 4 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, के अनुपात में है, अनुपात में है, 3 और 4 के अनुपात में है। प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर, जब प्रत्येक में 30 बढ़ा दिया जाता है तो बढ़ाने पर उसका अनुपात 9:10 हो जाता है। उसका अनुपात 9:10 हो जाता है, 9:10 हो जाता है। तो आपको बताना क्या है, संख्याएं बताइए, आपको बतानी वो संख्याएं कौन सी। ठीक है, इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं, आप बेसिक से करेंगे तो भी आसानी से कर पाएंगे, और इसके दो तरीके हैं। पहला जो तरीका आपको आता है उस तरीके से हम आपको बताएंगे, पहली संख्या जब दी जाए, जब दो रेशियो आपको दिए जाए, पहले वाले में आपको x लगा देना है। पहले हमारे पास 3x था और 4x था, प्रत्येक में 30 बढ़ाएगा तो इसमें भी आपको 30 बढ़ा देना है और इसमें भी आपको क्या करना है 30 बढ़ा देना है। और ऐसा करने से होता है कि ये संख्या 9/10 बन जाती है। क्या ये चीज आपको समझ आती है? आप कहेंगे ये तो हमें बचपन से सीख रखा है और ये तो कभी भूलेंगे ही नहीं। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अब आपको कैसे करना है इस चीज को हम समझाने वाले हैं। आप पूरा बेसिक नहीं करना है, यहाँ पर भी आप टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर भी टाइम बचा सकते हैं। ऑप्शन आपके पास होते हैं और भी आसानी से कर पाते हैं, चूंकि ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए तो आपको कैसे करना है, आपको करना है 10 का 3 में करेंगे तो आप कहेंगे 10 तिरका 30, 30x हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, 36 में आप 30 घटा दीजिए तो आप कहेंगे 6x बचेगा। क्या बचेगा? 6x बचेगा। इतनी बात समझ आ गई? बराबर डायरेक्ट सोल्व करना सीखो आप। 10 23 30, 9 चौक 36, 36 में 30 घटा देंगे तो बचेगा 6x बचेगा। 10 का करेंगे 30 में 300 हो जाएगा, 9 का 3 में करेंगे 9 3 27, 270 हो जाएगा। 300 में से 270 आप घटाएंगे तो आप कहेंगे क्या बचेगा? 30 बचेगा। कितना बचेगा? 30 बचेगा। 6 से काटेंगे 5 बार, तो बताइए x का मान आपका कितना निकला है? 5 निकला है। x का मान क्या निकला? 5। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। बताइए क्या ये चीज आपको समझ आ गई? पहली संख्या 3 थी तो 5 3 15, दूसरी संख्या 4 थी तो 5 चौको 20, तो वो संख्या कौन सी हो गई? आप कहेंगे वो संख्या हमारे पास हो जाएंगे 15 और 3। आप इसे प्रूव कर सकते हैं, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 चौको 20। बताइए क्या फिर से वही बन गए रेशियो? आप कहेंगे बिल्कुल बन जाएगा। जब आप इसमें 30 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 9/10 बन जाएगा। तो आप इसे आसानी से ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आपको ये चीजें अप्लाई करनी है कि आपको अब यहाँ पर ये नहीं कि आप पूरा मल्टीप्लाई करें फिर माइनस करें पक्षांतर करें, ये कुछ नहीं करना है। आपको डायरेक्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया आपको भी ऐसे ही अप्लाई करना है। जब n के 6 से, यानी कि जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तो शेषफल 4 आता है, 4 आता, शेषफल क्या आता है? आप कहेंगे 4 आता है। यदि जब 2n को, यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए तो शेष बताइए, तो शेषफल क्या होगा? तो बच्चों इस क्वेश्चन को यदि आप बेसिक से करेंगे तो ये आपके लिए लेंदी हो जाएगा,
लेकिन अपना पर्पस है कि क्वेश्चन को इस हिसाब से सोल्व किया जाए क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है जो एग्जाम में बैठकर हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं उस हिसाब से आपको सोल्व करना है। तो बेसिक से बिल्कुल नहीं करना है। तो फिर कैसे करेंगे, आप अपने मन से कोई संख्या मानिए, एक ऐसी संख्या मानिए जिसमें आप 6 का भाग दें तो भाग देने के बाद में 4 बचना चाहिए। तो आप कहेंगे ऐसी संख्या तो हम 10 मान सकते हैं। 10 में जब आप 6 का भाग देंगे तो आप कहेंगे 4 शेष तो बच जाएगा, बिल्कुल बचेगा। और तो शेषफल 4 बचता है, बताइए 4 बचा कि नहीं बचा। यदि संख्या को 2n कर दिया जाए तो पहले n था, अब इसका 2n कीजिए, तो पहले 10 माना था तो 10 का आप दुगना मानिए, तो आप कहेंगे 20 मान लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। और 6 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा, तो आप कहेंगे 36 के 18 2 शेष होगा, और यही तो हमारे पास आंसर हो गया, यही तो हमारे पास आंसर आएगा। तो आपको इस हिसाब से करेंगे कितनी आसानी से आप कर सकते हैं, और बाकी बेसिक से करेंगे तो आप बच्चों टाइम लगेगा, ठीक है। तो बेसिक तो भी हम नहीं सिखाने वाले, क्योंकि मैंने जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बेसिक बताया, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट के हिसाब से हम सोल्व करेंगे। 6 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी, 6 मीटर लंबी 6 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी, 6 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी, 4 मीटर ऊंचाई, ठीक है, 4 मीटर ऊंचाई या ऊंची कह सकते हैं, ठीक है, ऊंची। ऊंचाई वाले कमरे के ऊंचाई वाले एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको बताना है। यानी कि एक हमारे पास जो रूम है, जो कमरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ दे रखी है, आपसे पूछा गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। मैंने जब इस टॉपिक को डिस्कस किया था, ये मैंने जब आपको टॉपिक पढ़ाया था, स्क्वायर वाला बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको रेक्टेंगल बताया था उसमें मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र का क्षेत्रफल। इसे आप क्या करेंगे, इसे माइंड में उतार लीजिए, ये आपके लिए बहुत क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र बनता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, जो हमारे पास आयत का क्या होता है, आप कहेंगे जो आयत का परिमाप होता है उस परिमाप में ऊंचाई को मल्टीप्लाई करने से बनता है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई, इसी में आप h का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल बन जाता है। लिखेंगे 2 लंबाई हमारे पास दे रखा है कितना, 6, चौड़ाई 4, तो आप कहेंगे 6 4 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई ऊंचाई हमारे पास क्या है, 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 दूना 20, 20 चौको 80, तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा, 80 हमारे पास मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 80 मीटर स्क्वायर आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, बिल्कुल आसान था, लेकिन कब आसान था, यदि आपको सूत्र याद है तो, और सूत्र नहीं याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें बात करेंगे इसमें, केवल और केवल इस चैप्टर की बात करें तो इसमें फार्मूले का ही रोल रहता है। यदि आपको अच्छे से सूत्र याद है तो आप बिना पेन चलाए भी इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि आसान क्वेश्चन था। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, किसी चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं, किसी चतुर्भुज की 4 भुजाएं, इनका अनुपात दे रखा है 2 3 4 5, 2 3 4 5 के अनुपात में है, ठीक है, और उसकी परिधि 280 मीटर है, और उसकी परिधि 280 मीटर है, 280 मीटर है, ठीक है। सबसे लंबी भुजा की लंबाई, सबसे लंबी भुजा की लंबाई आपको बताना है, तो आप एक चीज यहाँ पर सोचेंगे कि सर इसमें परिधि तो होती नहीं, जी बिल्कुल नहीं होती। परिधि तो किस में होती है, आप कहेंगे परिधि तो हमारे वृत्त में होती है, और इसमें परिधि क्यों लिखा गया, तो आपको एक चीज हम बता दें कि परिधि को ही परिमाप बोला जाता है, परिधि को ही क्या बोलते हैं, परिमाप। तो परिधि परिमाप कोई चीज अलग नहीं होती, दोनों सेम होती हैं, ठीक है।
परिमाप क्या होता है? परिमाप जो बाहर का हिस्सा होता है इन सबको जोड़ना परिमाप कहलाता है। बताइए परिमाप क्या होगा? आप कहेंगे इन सबका योग परिमाप होगा। तो 5 4 9 3 12 2 14, तो आप कहेंगे 14 किसके बराबर हो जाएगा? 280 के बराबर हो जाएगा। एक की वैल्यू आप निकालेंगे 14 दूनी 28, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। एक की वैल्यू क्या आएगी? 20 आएगी। आपसे सबसे लंबी भुजा बताइए, तो जिसका रेशियो सबसे बड़ा तो उसकी भुजा भी सबसे लंबी। तो बताइए जब 1 बराबर 20 के, तो 20 5 बराबर किसके? तो आप कहेंगे 20 25 100 मीटर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 100 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर? 100 मीटर। सबसे छोटी भुजा पूछी जाती तो आप कहते कितना? 20 दूनी 40। क्या आप बोलते? 40 बोलते। और कुछ भी पूछा जाता तो आप सारी चीजें निकाल पाते। ठीक है, बस आपको यहाँ पर समझना था कि परिधि क्या होती है। परिधि होती है बच्चों, सबको जोड़ करके क्या करते हैं? उसके बराबर कर देते हैं, परिधि कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के कुल वैध मतों में 80% मत मिले 80% इसे मत मिलते हैं। ठीक है, यदि कुल 1,80,000 मतों में 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए 10% मत अवैध घोषित किए गए 10% अवैध घोषित किए गए। ठीक है, 10% अवैध घोषित किए गए, तो दूसरे उम्मीदवार को के पक्ष में कितने मत पड़े? तो दूसरे उम्मीदवार को मत मिले। ठीक है, उसके पक्ष में पड़े या उसे कितने मत मिले, ये आपको बताना है। मैंने परसेंटेज चैप्टर में वोट्स यानी कि चुनाव संबंधी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। उम्मीद है आपने देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा तो एक बार देखिए जरूर, तो आपके सारे डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे। आप जानते हैं हमेशा वोटिंग कितने परसेंट की होती है? 100% की होती है। इस 100% की हम बात करें, क्या बात करें? तो देखिए कुल मिलाकर 100% की वोटिंग होती है, लेकिन इसमें हुआ क्या? 1,80,000 के वोट तो पड़े थे, लेकिन इसमें से 10% अवैध हो गए, तो कितने बचे होंगे? तो आप कहेंगे जब 10 खराब हो जाएंगे तो 90% बचे होंगे। कितने परसेंट? 90। जब 90% बचे होंगे तो कितने वोट बचे होंगे? तो देखिए 1 2 3 0 हमारे पास 1 2 3 0, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 9 162 होता है। क्या होता है? 162। यानी कि 1,62,000 वोट हमारे पास वैध होंगे, वैलिड होंगे। और इस 1,62,000 में एक व्यक्ति को 80% मिल जाते हैं, दूसरे व्यक्ति को कितने मिले होंगे? 20% मिले होंगे। भाई जब दो लोग आपस में वोटिंग ये लड़ते हैं तो एक को 80% मिल गए वोट, तो दूसरे व्यक्ति को कितने परसेंट मिले होंगे? तो आप कहेंगे 20% मिले होंगे। तो आपको यही तो बताना है कि जो दूसरा व्यक्ति उसे कितने वोट मिले, तो आप उसका 20% क्यों निकाल लेंगे? क्या निकालेंगे? 20%। 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे, 1 2 0, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32। तो आप कहेंगे जो व्यक्ति हार गया उसे कितने वोट मिले? 32,400 वोट उसे मिले। जो व्यक्ति हार गया उसे 32,400 मिले। आपसे पूछ ले कि जो व्यक्ति जीता उसे कितने वोट मिले, तो आप क्या करेंगे? 1,62,000 का 80% निकाल लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप 1,62,000 में 32,400 घटा देंगे तो भी आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भी आप इसका आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपका दे रखा है,
एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। अंकित मूल्य 500 रुपये है। 500 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे 500 रुपये है। दुकानदार 5% की छूट देता है। दुकानदार 5% की छूट देता है। क्या देता है? छूट देता है। 5% की छूट देता है, लेकिन और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। तो आपको बताना है क्रय मूल्य क्या है। यानी कि ये जो दुकानदार है ये कैसा है, तो आप कहेंगे ये बहुत चतुर, बहुत होशियार है। क्या करता है? ग्राहक के साथ में बोलता है हम तुम्हें 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट देता है, लेकिन साथ ही साथ डिस्काउंट देने के बाद भी क्या करता है, वो 25% का लाभ कमा लेता है। डिस्काउंट देने के बाद 25 का मतलब क्या? उस वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दी होगी। 100 रुपए का खरीद के लाया होगा, उसने बोला कि चलो हम 125 कर देंगे। अब 5 कम करेंगे तो यानी कि 25% आपको मैं 100 में खरीदा होगा, तो जो 100 की चीज थी उसे 130 में कर दिया होगा, और 5% का डिस्काउंट दिया तो भी तो 25 कमा रहा है। तो इस प्रकार से वो बेचता है। तो देखिए, मान लेते हैं एमआरपी कितना था, मान लेते हैं हमारे पास कितना था, आप कहेंगे 100 था, मान लेते हैं 100 था, ठीक है। और चूंकि आप जानते हैं एमआरपी को अंकित मूल्य बोलते हैं, इसी पर हमेशा छूट दी जाती है। तो इसने छूट दी 5% की। तो बताइए, जब 5% की छूट दी, या फिर हम क्या मानते हैं, जो दुकानदार इसका सीपी मान लेते हैं, दुकानदार का हम क्या मान लेते हैं, सीपी मान लेते हैं, ठीक है, सीपी मान लेते हैं सीपी। उस दुकानदार ने 100% में खरीदी थी। अब इसके बाद हुआ क्या, उसने किया क्या, अंकित मूल्य पर 5% का क्या किया, 5% का डिस्काउंट दिया, और 25% का क्या करता है, लाभ कमाता है। यानी कि 100 की खरीदी होगी, लेकिन इसमें एमआरपी कितने लिख दिए होंगे, तो आप कहेंगे एमआरपी लिखेगा वो 130 लिखेगा। और जब 130 लिखेगा, इस वस्तु को वो बेचेगा कितने पर बेचेगा, आप कहेंगे वो बेचेगा कितने पर, 5% के डिस्काउंट पर। यानी कि अब वो क्या करेगा, उसे 125 पर बेचेगा। बस यही तो हो गया। उसने 100 का खरीदा था, उसमें क्या किया, 30% अधिक अंकित किए होंगे, और इसके बाद 5% का डिस्काउंट कर रहा है, तो कितने में बेच रहा होगा, तो आप कहेंगे 25 में बेच रहा होगा, 125 में बेच रहा होगा, ठीक है। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप कहेंगे वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि और तो इसमें कुछ तो चीजें दे नहीं रखी। अच्छा, 500 दे रखा था, बिल्कुल दे रखा है 500। तो अंकित मूल्य पर क्या करता है, 500 रुपए, उसका अंकित मूल्य 500। जब अंकित मूल्य हमारे पास दे रखा है तो ऐसे क्यों करेंगे, ठीक है। अंकित मूल्य हमारे पास दे रखा है ना, एमआरपी 500 दे रखा है, और एमआरपी पर क्या करता है, 5% की छूट देता है। तो वो चीज कितने में बेच रहा होगा, 95 में बेच रहा होगा। ये हमारे पास क्या हो गया, एसपी हो गया। 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 हो जाएगा, 9 पन्ना 45, 45 2 47। तो आप कहेंगे वो दुकानदार 500 की सामान को क्या कर रहा है, 475 में बेच रहा है, 475 में बेच रहा है। ये सेलिंग प्राइस हो गया, एसपी हो गया। लेकिन ये करने के बाद भी क्या करता है, वो 25% का लाभ कमाता है। तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो बताइए 475 में तो बेच रहा है। क्रय मूल्य निकालने के लिए जो भी करते हैं, कहाँ करते हैं, आप कहेंगे नीचे करते हैं। 25 का लाभ कमा रहा है, नीचे आप 125 करेंगे, ऊपर क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ऊपर क्या करेंगे, 100 करेंगे। 25 से आप काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 से काट देंगे तो 5 1 5 5 9 45, 2 बचेगा, 55 25 बचेगा। 4 पंचे 20, 4 नहीं 36, 36 2 38। यानी कि उस व्यक्ति ने 380 रुपए में खरीदा होगा। उस व्यक्ति ने 380 में खरीदा, 475 में बेच रहा है, और फिर भी क्या कर रहा है, 25% का फायदा कमा रहा है, ठीक है। आप समझ सकते हैं दुकानदार कितना होशियार होगा। 380 का सामान खरीदा, 500 उसमें 500 रुपए लिख दिए, और इसके बाद में 5% का डिस्काउंट देने के बाद में 475 का बेच रहा है, और फिर भी बैठे बैठे 25% कमा रहा है, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 24x² YZ, 24x² YZ 27x की पावर 4, 27x की पावर 4
वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसमें आपको बताना है एलसीएम बताना है। क्या बताना है आपको? एलसीएम बताना है। एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी घात लेते हैं एक्ससीएफ में, सबसे छोटी घात लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी घात आप लेंगे, एक्स की घात सबसे बड़ी क्या है आप कहेंगे 4 है तो 4 ले लेंगे, वाई में सबसे बड़ी 2 और जेड में सबसे बड़ी 2, ये हमारे पास आ जाएगा। और आपको नंबर का भी एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होता है? एक ऐसी संख्या कि वो जो संख्या होगी उनमें से इन दोनों का भाग चला जाना चाहिए। किसका भाग जाना चाहिए? 27 या 24 का, दोनों का भाग जाना चाहिए। तो बताइए इसे आप कैसे निकालेंगे? इसलिए इसमें हम 3 का भाग दें, आप कहेंगे 3 8 24 हो जाएगा। इसमें 3 का भाग देंगे तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा? 9। 3 9 27। आप क्या करें? आप इसका एलसीएम लीजिए। 9 8 का एलसीएम आप अच्छे से जानते हैं, 9 8 72। कितना हो जाएगा? 72। और 72 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 36 7 21, 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 216। यानी कि 24 27 का एलसीएम क्या होगा? तो आप कहेंगे 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 216। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 216 x पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बात करेंगे अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3675 2458 75। इसमें आपको बताना है बहुलक, यानी कि आपको मोड बताना है, बहुलक बताना है। बहुलक आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो संख्या सबसे अधिक बार आती है उसे बहुलक बोलते हैं। इसमें बताइए सबसे ज्यादा बार क्या आया? तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा बार यहाँ पर क्या दिख रहा है? तो आप कहेंगे यदि हम 5 की बात करें, 1 बार 2 बार 3 बार, 5 3 बार आ गया। 7 की बात करें तो आप कहेंगे 2 बार, 3 हमारे पास। तो सबसे ज्यादा बहुलक क्या होगा? तो आप कहेंगे बहुलक 5 ही होगा, क्योंकि 5 की आवृत्ति सबसे ज्यादा हुई है। 5 सबसे ज्यादा बार है तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात हम कर लेते हैं। लिखा है हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x प्लस वाई बराबर 6 लिखा है। और एक्स वाई बराबर क्या लिखा है? आप कहेंगे 24 लिखा है हमारे पास, ओनली 4 लिखा है। तो आपको बताना है 8x³ प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है। वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? यानी कि कुल मिलाकर आपको एक्स वाई की वैल्यू पुटअप करनी है, लेकिन आपको एक्स वाई की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी यहाँ से। एक्स वाई की जब आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो बताइए यहाँ पर आप क्या करें? दोनों पक्षों का भी स्क्वायर कर दीजिए। जब आप स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का आप स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप क्या बोलेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर बना लेते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन मैंने आपको नहीं लिखा, लेकिन आप ऑप्शन से बहुत ही शीघ्र कर लेते हैं। यहाँ पर अपने मन से संख्या एक्स वाई अपने मन से मानिए, और कुछ इस प्रकार से मानिए कि यहाँ पर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। आप जानते हैं 4 कब आ सकता है? 4 2 गुणा 2 से ही तो आ सकता है, या फिर 4 गुणा 1 से आ सकता है। दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो 2 गुणा 2 कीजिए या तो 4 गुणा 1 कीजिए। दो तो कंडीशन है, कोई तीसरी कंडीशन तो बनने वाली नहीं। इन्हीं मानों को यहाँ पर पुटअप कीजिए। मान लेते हैं 2 2 रखेंगे, तो यहाँ पर आप 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ पर आप 2 रखेंगे तो आप कहेंगे 4 2 6, बिल्कुल हमारे पास सेटिस्फाई हो गया ना। इसका मतलब 2 2 आंसर आएगा। 4 भी रख के देख लेते हैं, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 1 9। तो हमारे पास ये कंडीशन तो गलत हो गई। हमारे पास कौन सी कंडीशन आएगी? 2 और 2 की आएगी, यानी x की वैल्यू भी 2 होगी, y की वैल्यू भी क्या होगी? 2 होगी। बताइए यहाँ पर जब आप 2 लिखेंगे, 2 का क्यूब क्या होता है? आप कहेंगे 8 होगा, और 8 का मल्टीप्लाई जब 8 में करेंगे 64 बन जाएगा, 88 64 हो जाएगा। प्लस y की वैल्यू आपके पास 2 दे रखी है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 64 4 क्या होगा? आप कहेंगे 68, और 68 ही आपका क्या होगा? राइट आंसर। अब यहाँ पर दोनों पक्षों को स्क्वायर करेंगे, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। आपको उस प्रोसेस से बचना है, आपको अपने मन से संख्या माननी है और आसानी से आप पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे 64 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 64 क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपको देंगे, आपको बताना है। हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है, एक हमारे पास ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, और कौन सा ट्रायंगल? आप कहेंगे समकोण है। क्या है? समकोण है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 5, यहाँ पर लिखा है 13, यहाँ पर लिखा है 5, यहाँ पर लिखा है 13। आपको बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बताना है आपको? त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा?
क्वेश्चन कैसे लिखा होगा, एक समकोण त्रिभुज की कर्ण 13 सेंटीमीटर है, आधार 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये आपकी लैंग्वेज लिखी होगी। तो क्षेत्रफल आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, 1/2। इसके बाद में आधार इंटू ऊंचाई, क्या यही होता है, आप कहेंगे बिल्कुल यही होता है हमारे पास। लेकिन बात ये आती है ना, आधार तो आपको पता है लेकिन आपको ऊंचाई नहीं पता। ऊंचाई क्या होती है, लंबाई को ही ऊंचाई बोलते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको लंब निकालना पड़ेगा। और आप अच्छे से ये भी जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण की बात करें 13 दे रखा है, 13 का स्क्वायर बराबर लंब आपको निकालना है, प्लस आधार की बात करें 5 का स्क्वायर दे रखा है। 13 169 होता है, 5 का करेंगे 25 इधर आ जाएगा बराबर लंब स्क्वायर है। आप जब यहाँ पर घटा देंगे तो क्या बचेगा, आपका बचेगा 144, 144 बराबर एल स्क्वायर, तो आप कहेंगे एल बराबर क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। हालांकि आपको निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। 12 13 तो यहाँ पर क्या होगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, यहाँ से भी निकाल लेंगे। यदि आप भूल जाते तो निकालें, यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो आपको डायरेक्ट करना है। 5 12 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, यहाँ पर आप मान रखेंगे तो आप लिखेंगे 1/2। आधार की बात करें 5, ऊंचाई की बात कर लेते हैं 2। 2 से आप काटेंगे 6 बार 6 पंचे 30, आपका क्या होगा 30 मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज हमारी क्लास थी यूपी लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपको उम्मीद है जरूर अच्छी लगी होगी। अब मिलेंगे आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।